पहला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि आज टीचर्स डे है और 5 सितंबर को प्रतिवर्ष 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कारण भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसका कोई महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि कोई सिग्निफिकेंस होगा उसका, ठीक है, कोई ना कोई उससे रिलेटेड कुछ भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, तभी उसको उस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जन्म दिवस को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो यू मस्ट नोन, कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे तो उनके स्टूडेंट उनके पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपके जन्म दिवस को किसी महत्वपूर्ण दिन के रूप में, यानी कि स्पेशल डे के रूप में मनाना चाहते हैं। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि अगर आप मेरे जन्म दिवस को सेलिब्रेट ही करना चाहते हैं तो आप इसे एज अ टीचर डे सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। तो तब से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ही वॉज नॉट ओनली और सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट बट ऑल्सो अ टीचर, अ फिलोसोफर, ठीक है। वो सिर्फ हमारे उपराष्ट्रपति नहीं थे, उसके साथ साथ वो खुद भी शिक्षक थे और एक दर्शन शास्त्र के वो रहे हैं स्कॉलर, तभी उनके नाम के आगे क्या रहा है, डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि वो फिलोसफी में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के सम्मान के रूप में ये मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें इतनी ही जानकारी काफी है कि इनका जन्म, अब तुमको डेट में नहीं जाना कि किस दिन जन्म हुआ था, सिर्फ 5 सितंबर याद रखो काफी है, ठीक है। उतना ही पूछेंगे। बाकी अगर फिर भी तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं तुम्हें इनका ईयर भी बता देती हूँ, किस ईयर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका हुआ था 5 सितंबर 1888 को। यस, 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की जयंती कब मनाई जाती है? तो दादा भाई नौरोजी, इनकी जयंती 4 सितंबर को मनाई जाती है। और दादा भाई नौरोजी थे कौन? तो ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे, फर्स्ट इंडियन जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर बने थे। और इन्होंने लंदन में ही रहकर दो सोसाइटीज बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई लंदन इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी, कब बनाई थी? तो लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में और ये 1866 में बनी थी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी भी दी थी, ये सब हम कॉलोनियल इंडिया में अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मीन्स कि हमारी कंट्री में 1857 के बाद से बहुत समय तक कोई क्रांति नहीं हुई 1857 के बाद, क्योंकि कंट्री में कहीं ना कहीं सब अपने रीजन को लेकर स्पेसिफिकली बटे हुए थे कि ये मेरा रीजन है, मैं उस जगह का महाराजा हूँ, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी तो उसके बाद धीरे धीरे कंट्री में नेशनलिज्म आने लगा, सबको फील होने लगा कि अच्छा हम तो एक ही है, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बेसिकली क्या था कि इट्स अ लाइक कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से बहुत सस्ते दामों पर सामान लेकर जाते थे और उसे अपने यहाँ पर महंगा प्रोडक्ट बनाकर हमारी कंट्री में ही बेचते थे। तो इट्स अ काइंड ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। जैसे कि मैं तुम्हें कॉटन का एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ के बेटा जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा फाइन
जो मुस्लिम क्लॉथ है, बिल्कुल फाइन कॉटन का जो क्लॉथ है वो बहुत फेमस था, ये लोग हमारे यहाँ का कॉटन पहनते थे। ठीक है, आज के समय में जैसे गुची और ये सब इनके अरमानी के कपड़े आ गए ना ब्रांड, ऐसे ही उस समय हमारा कपड़ा जो था ब्रांड होता था। मुस्लिम का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, सिल्क के कपड़े, हमारे यहाँ पे प्योर सिल्क के कपड़े मिलते थे, मुस्लिम मलमल पूरा, और वेलवेट वाले कपड़े। तो ये कुछ कपड़े रहते थे जिसमें मुस्लिम बहुत फाइन कॉटन का बना होता था। बट इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इनके यहाँ पे क्योंकि हैंडलूम बन गया, तो हमारे यहाँ से कॉटन, रॉ कॉटन ले जाते थे बहुत सस्ता खरीद के हमसे। ठीक है, और उसे अपने यहाँ पर ले जाकर फाइन कपड़ों में बनाकर हमारे यहाँ पे महंगा लाकर बेचते थे, और जगह पे भी उसको महंगा बेचते थे। उससे क्या होता था, हमारा तो नुकसान है, हमारे यहाँ से तो सस्ता लेके जा रहे हैं, लेकिन उल्टा हमारे यहाँ पर वो चीज महंगी दे जा रही है। ठीक है, ऐसे ही ये सिर्फ कॉटन की बात है, बाकी भी और चीजों के साथ भी ये ऐसा ही करते थे, चाहे हमारे यहाँ के मसाले हों, हमारे यहाँ की कोई भी आयरन और हो, कुछ भी हो, मिनरल वगैरह, ये सब सबके साथ ऐसे ही करते थे, हमारे यहाँ से सस्ता ले जाते थे और यूरोपियन मार्केट में महंगा बेचते थे। तो इसे कहते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दी थी। और इसके बाद से ही हमारी कंट्री में फिर नेशनलिज्म की भावना आई, राष्ट्रीयता की भावना, कि हम सब एक ही है, हम सब इंडियन है, हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, इन्हें भगाओ, ये लोग बाहर के हैं। ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर को मनाया जाता है इनकी जयंती, और ये इन ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कब, कौन फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना, उस पे भी बन सकता है क्वेश्चन, और इन्होंने 2 सोसाइटी बनाई है उसका। अब प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में गठित एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष कौन है? इसे इंग्लिश में कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये सुना है, अभी हाल ही में बहुत इस पे चर्चा चल रही है, किसी ने सुना है वन नेशन वाला इलेक्शन क्या है? नहीं पता? देखो बेटा, तुमने देखा होगा कि लोकसभा के इलेक्शन तब तब होंगे जब इनका टेन्योर 5 साल का पूरा हो जाएगा। तो बीच बीच में तुमने देखा होगा कि अभी झारखंड में इलेक्शन है, अभी राजस्थान में है, अभी पंजाब में है, तुमने सुना होगा ना बीच बीच में। तो तुम ऐसे, तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि अभी तो झारखंड में तो अभी हुए थे, हरियाणा में अब हो रहे हैं? तो वो किस पे डिपेंड करता है पता है? क्योंकि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो विधानसभा या लोकसभा के जो सभापति होंगे, उनका जो टेन्योर होगा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, 5 साल का होगा। जिनके 5 साल पूरे हो जाते हैं उनका इलेक्शन 5 साल बाद कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि कंट्री में सभी लोक राज्य सभाओं में, उसमें राज्यों में और लोकसभा में सबके जो इलेक्शन है वो एक समय पर होने चाहिए, सो दैट कि मनी बच सके, रिसोर्स बच सके और टाइम बच सके। ठीक है, अब क्यों इसकी ऑपोजिशन भी हो रही है बेटा? ऑपोजिशन तो ऑब्वियस सी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज है वो जान लो कि ये जो पैनल गठित हुआ है, इसमें जो चेयरपर्सन है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है, अब जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो बेटा एडवांटेज तो ये है, एक टाइम पे इलेक्शन होंगे तो रिसोर्स बच जाएंगे हमारे, बेटा इलेक्शन कमीशन को इधर उधर जाना पड़ता है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है और बहुत सारी चीजें होती है, उसमें पैसा बहुत सारा जाता है। दूसरा हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, बट नुकसान क्या है? क्योंकि बेटा टेन्योर की प्रॉब्लम आ रही है। मान लो अभी इसमें कर्नाटका में अभी चुनाव हुए हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2024 में कर्नाटका में दोबारा चुनाव करवाने पड़ जाएं तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो ये वाइज आइडिया है, बट ये वाइजली इम्प्लीमेंट होना चाहिए सो दैट की कंसिक्वेंसेस बेकार ना आए हमारे सामने, मतलब जो रिजल्ट है, परिणाम, वो हमारे उसके अनुसार ही है। ठीक है, क्योंकि अब तुमने देखा होगा कि पंजाब में चल रहा है उनका टेन्योर, तो अगर उनकी सबकी असेंबलीज जो हैं वो अगर वो भंग कर देंगे, क्या हुआ? जैसे जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए और उनके कह दें कि 2024 में पूरे देश में चुनाव होंगे, तो बेटा जिनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ उनके साथ क्या करेंगे? तो ये थोड़ा सा है ना, कॉन्सिक्वेंसेस इसके वो रहेंगे। बाकी ठीक है, पैनल एक ही दिन पूरे कंट्री में इलेक्शन होंगे। हाँ हाँ हाँ, सभी जगह। कैसे? हाँ वही, तो इसमें यही कंसिक्वेंसेस है
कि एक दिन में अगर सब जगह होगा इलेक्शन तो वो बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें रिपरकशंस आएंगे। जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि कर्नाटका में कल ही चुनाव हुए हैं, यानी कि आप 4-5 महीने पहले ही हुए हैं, तो कर्नाटक में दोबारा कराएंगे क्या? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि ये पैनल अभी देखेंगे। अभी पैनल गठित हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं है। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके उसमें टेन्योर में पैनल गठित हुआ है कि फीसिबिलिटी देखी जाए। और हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन कब हुआ था बेटा? जब हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तब हुआ था साइमल्टेनियस इलेक्शन। बट प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम ये आती है कि कभी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं करती, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है। जैसे तुमने जेएनके के केस में देखा था, जेएनके की विधानसभा बंद कर दी थी, महबूबा मुफ्ती को हटा दिया था और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देता। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है? अब सब सेंटर के हाथ में है, ठीक है, पार्लियामेंट देखेगी अब उसका जो भी राजकाज काम जो भी देखेगी। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट रूल लग गया था कुछ स्टेट पे, जिससे उनके डिले हो गए थे लोकसभा उसके इलेक्शन विधानसभा के। तो ये सिचुएशन आती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें ये सब होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ पैनल गठित हुआ है, ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे रामनाथ कोविंद जी और इनका पैनल पूरा। तो अध्यक्ष ये हैं, ये याद रखना, बस अध्यक्ष ही है। अब हाल ही में आयोजित स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये बेटा चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। और हमारे करंट में अप्रोक्स 98,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में करंट में पढ़ रहे हैं। और ये चंडीगढ़ में स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर जो आयोजित किया जा रहा है, ये है बेसिकली कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए बच्चों को मतलब उनको आमंत्रित किया जाता है और वही प्रोसेस वगैरह की आपको पढ़ना है, कौन सा कोर्स लेना है, और फिर उसके और स्कॉलरशिप मीजर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे करीबन 98,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर अभी ये हाल ही में ही आयोजित हुआ है चंडीगढ़ में, ठीक है, याद रखना। क्योंकि बेसिकली पंजाब से ज्यादा फॉरेन में पढ़ने जाते हैं बच्चे, पंजाब से और साउथ इंडिया से। यूपी वाले तो बहुत कम ही जाते हैं, यूपी और बिहार ये सब, क्योंकि बेटा उतना रिसोर्स नहीं है, मोस्टली पुअर है। पंजाब और साउथ इंडिया और हरियाणा, यहाँ से बच्चे ज्यादा जाते हैं पढ़ने। मतलब ये है, ट्रेंड है ये, हमारे यहाँ से नहीं जाते ज्यादा, ठीक है। हाल ही में आयोजित होने वाले G20 कल्चरल कॉरिडोर में कुल कितने देशों के आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे? जो हमारा G20 हो रहा है ना इस बार, तो वहां पे बेटा भारत मंडप नाम से प्रगति मैदान में भारत मंडप बनाया गया है, जिसमें इंटरनेशनल जो भी आएंगे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स, लीडर्स, उनके लिए एक कल्चरल कॉरिडोर का ऑर्गेनाइजेशन किया। कल्चरल कॉरिडोर में कुल 29 देशों के कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाए जाएंगे। जैसे कि हमारे भारत से पाणिनि की अष्टध्यायी जो वो है पुस्तक, वो दिखाई जाएगी। अष्टध्यायी क्या है पाणिनि की? ये बेटा संस्कृत ग्रामर पे आधारित बुक है, हमारी सबसे पुरानी बुक है जो पाणिनि ने लिखी थी, अष्टध्यायी, ठीक है। यूके से दिखाई जाएगी मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा पता है क्या था? अराउंड 1700 के आसपास ये मैग्ना कार्टा बना था। वर्ल्ड का फर्स्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक चार्टर, ठीक है। ये यूके का एक चार्टर था जिसमें पहली बार कुछ राइट्स डिफाइन किए गए थे, तो इसे मैग्ना कार्टा माना जाता है। और ये इंटरनेशनल लॉ में भी अप्लाई होता है और हमारे यहाँ पे भी। हमारे यहाँ पे क्या है मैग्ना कार्टा? हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना पार्ट 3 में, हम उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंडिया का मैग्ना कार्टा है फंडामेंटल राइट, और यूके का मैग्ना कार्टा जो 1700 में बना था। ये भी बेटा बुक है, ये भी शो की जाएगी वहां पे डिजिटल कॉरिडोर में। और फ्रांस से बेटा मोनालिसा, हाउ यू कैन फॉरगेट, हैव यू एवर सीन मोनालिसा? किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। तो जो इसके बेटा चित्रकार हैं उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। और लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाई। मोनालिसा सिर्फ नॉर्मल एक पेंटिंग नहीं है, मोनालिसा इज अ काइंड ऑफ पेंटिंग कि तुम उसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो एक एंगल में लगेगा कि वो मुस्कुरा रही है, एक एंगल में लगेगा कि उसने मुस्कुराना बंद कर दिया, एक एंगल में लगेगा कि वो बिल्कुल उदास है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से बनाई है कि तुम उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जब देखोगे तो तुमको वो डिफरेंट लगेगी, ठीक है। तो मोनालिसा इज अ मास्टरपीस ऑफ लियोनार्डो दा विंची, और ये फ्रांस से है, ये भी शो की जाएगी। जर्मनी से गुटेनबर्ग की बाइबल शो की जाएगी।
गुटेनबर्ग कौन थे? जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बना था बेटा वो गुटेनबर्ग ने बनाया था। और पहली जो किताब छपी थी यूरोप में, जर्मनी में, दैट इज द बाइबल। फर्स्ट जो बुक उन्होंने छापी थी दैट इज बाइबल, होली बाइबल। क्योंकि बेटा इन क्रिश्चियन फेथ बाइबल इज अ होली बाइबल, लाइक हमारे भगवत गीता, लाइक इन मुस्लिम से देयर इज अ कुरान, और सेम एज इन क्रिश्चियन देयर इज अ बाइबल। ठीक है, तो पहली जो बुक बनी थी वो गुटेनबर्ग की बाइबल, वो भी शो की जाएगी। इटली से बेटा ग्रीक गॉड है अपोलो, उनकी कांसे की मूर्ति शो की जाएगी। चीन में फाहुआ लिलिक जार, एक जार है ये, चीन का तुमने पुराना सा कुछ आर्टिफैक्ट देखे होंगे, एक जार है, और गूगल करके देख लेना, बहुत सुंदर सा जार है ये, तो ये शो किया जाएगा। और मैक्सिको से गॉड कोटेल्यू की मूर्ति, कोटेलेक्यू की मूर्ति। ठीक है, ये कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स जो है भारत मंडपम में प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 जो समिट है हमारा, वहां पर दिखाए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है लीगो इंडिया का पूरा नाम क्या है? लेजर इंफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीगो इंडिया क्या है? बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव की एक ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी ग्रेविटेशनल वेव की। और हमने भी यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी लगाई हुई है जिसे लीगो इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हिंगोली महाराष्ट्र में है, जो कि ये है क्या बोलते हैं, वेव्स, उन ग्रेविटेशनल वेव को देखेगी। अब है 9 लाइन चर्चा में रहता है, ये किससे संबंधित है? ये याद रखना, दक्षिण चीन सागर। व्हाट इज 9 लाइन? चाइना ने अभी एक और मैप जारी किया है, उस मैप में चाइना ने यहाँ पर कुछ लाइंस दिखाई हैं इस मैप की। ये 9 लाइन, इट मींस कि साउथ चाइना सी जो है ये चाइना का है। ठीक है, 9 लाइन बेसिकली क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है जो कि चाइना ने अपने मैप में साउथ चाइना सी के आसपास दिखाई है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और बेटा इसका विरोध यहाँ की जो साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज है ये भी कर रही हैं, और यहाँ पर इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, और ये फिलीपींस है, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसे अपने आप मैप में ये सब चीजें कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। और ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा था कि चाइना का कोई यहाँ पर कानूनी अधिकार नहीं है साउथ चाइना सी पर। ठीक है, तो ये 9 लाइन याद रखना, दक्षिण चीन सागर में चाइना द्वारा बनाई गई कुछ इमेजिनरी लाइन है जिन्हें 9 लाइन के नाम से जाना जाता है। मतलब चाइना सेज कि ये पार्ट हमारा है। ठीक है, बट लीगली कोर्ट ने भी कह दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी, कि आपका कोई वो नहीं है इस पे अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार नहीं। नेक्स्ट है ग्रामोद्योग विकास योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ग्रामोद्योग योजना जो है, विकास योजना, ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। और ग्रामोद्योग बेसिकली क्या है? विलेजेस में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इस योजना में ये खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च की थी मार्च 2020 में। तो ये वाली योजना मार्च 2020 में लॉन्च की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। इसमें उद्योग बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे मिनी इंडस्ट्रीज वो करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, ये इनको ट्रेनिंग, टूल्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराता है, सो दैट वो किसी भी तरह की जो इंडस्ट्री है वो स्थापित कर सके, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो या किसी और से संबंधित हो। ठीक है, ग्राम उद्योग योजना याद रखना बस, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने ये 2020 में चलाई थी। नेक्स्ट है केरल की किस कला को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की श्रेणी में रखा गया है? तो केरल में थिएटर होता है जिसे कहते हैं कोडियट्टम। अब कोडियट्टम क्या है? जैसे कि तुमने कथकली देखा होगा, सेम ऐसे ही कथकली वाले आर्टिस्ट होते हैं, बट वो डांस नहीं करते,
वो कहानी को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कहते हैं। और ये जो एक काइंड ऑफ थिएटर है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उसमें यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में रखा गया है। अब दो तरह की श्रेणी होती है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। तो बेटा टेंजिबल जो कल्चर होते हैं जो जिनको हम देख सकते हैं, टेंजिबल में कौन कौन आते हैं, जैसे कि मंदिर है हमारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जैसे कि शोर टेम्पल मल्लापुरम में, पांच पांडव रथ टेम्पल है, या फिर सोमनाथ का टेम्पल नहीं है उसमें, जगन्नाथपुरी टेम्पल कह सकते हो तो, और बृहदेश्वर टेम्पल है यहाँ तंजौर में, राजा राज चोल ने बनवाया था, ठीक है। और या फिर ताजमहल की बात कर लो, लाल किला की बात कर लो, तो ये कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो इनको कहते हैं टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल होता है दैट इज समथिंग इन योर माइंड, जो कोई आइडिया हो। तो कोडिएट्टम जो है ये इंटेंजिबल कल्चरल उसमें हेरिटेज में आता है। कोडिएट्टम और कहाँ का है ये, केरल का, ठीक है। याद रखना केरल का थिएटर है ये, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन से वो रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज डन। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे इन पे से, ठीक है। तो याद रखना शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, दादा भाई नौरोजी की जयंती, और वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैनल है उसके अध्यक्ष कौन है, स्टडी ऑस्ट्रेलिया कहाँ हुआ, चंडीगढ़ में, कितने देश दिखाए जाएंगे कल्चरल कॉरिडोर में, कितने देशों के आर्टिफैक्ट, 29 देशों के, और ये कुछ कुछ नाम है, लिगो इंडिया याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज डन। इनको